हेलो फ्रेंड्स, आज HTML के क्लास 10 में हम फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फॉर्म्स इन HTML। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद फॉर्म्स का एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को HTML में बना पाएंगे और आपको कोई भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसके पहले क्लास में मैंने टेबल्स इन HTML बताया था बहुत डिटेल से। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप देख लें उसे, और बाकी के क्लासेस को भी अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को। मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ क्लास 10 नाम से। आज क्लास 10 है HTML का। इसके पहले के क्लासेस को अगर आपने क्लास 1 से 9 तक को नहीं देखा है और आपको वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप जा कर के देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। अब मैंने फ़ोल्डर बना लिया यहाँ क्लास 10 नाम से। VS कोड पे जाऊँगा, फाइल्स में ओपन फोल्डर, और क्लास 10 को सिलेक्ट करूँगा। अब हमारा ये फ़ोल्डर खुल गया है। यहाँ इस आइकन पर क्लिक करके मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, index.html। मैंने फ़ाइल बना लिया। अब एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कराता हूँ। तो मैंने बॉयलर प्लेट कोड क्या है, इमेज एब्रीविएशंस क्या है, ये सब पिछली क्लासेस में बता दिया है। उम्मीद है आपने वो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो शायद आपको पता हो, इसी वजह से आप फॉर्म्स की क्लास देख रहे हो। वैसे आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ एक हेडिंग देता हूँ, फॉर्म्स इन या क्लास 10। यहाँ हेडिंग दूंगा फॉर्म्स इन HTML, फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फॉर्म को बनाना। देखिए, सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हम लिखते हैं फॉर्म टैग को, FORM, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म टैग को लिखते हैं और फिर उसे क्लोज करते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट आप देख पा रहे होंगे, एक्शन। दरअसल इसमें दो एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, एक्शन और मेथड। अब इन एट्रीब्यूट्स का काम क्या है? फिलहाल कोई काम नहीं है। जब तक आप बैकएंड नहीं सीख लेते तब तक इन दो एट्रीब्यूट्स का कोई काम नहीं है, पर फिर भी मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपके ब्रेन में एक मेमोरी ब्लॉक बनी रहे ये क्या होता है, और जब आप बैकएंड सीखो तो आपको कुछ कुछ याद आए और सीखने में मदद मिले। देखिए, एक्शन की मदद से आप फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़र का डेटा लेते हैं, है ना। तो एक्शन की मदद से उस यूज़र की डेटा को किस URL पे भेजना है ये आप बताते हो। यहाँ आप कोई URL का नाम देते हो, जैसे मैं दे सकता हूँ mydatabase.php, इस तरह से। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे एक हैश साइन दे दूंगा, जिससे कि जो भी मैं फॉर्म बनाऊँ उसका डेटा मेरे ही उसी वेबसाइट पे रह जाए और कहीं ना जाए। इस हैश साइन का यही मतलब होता है। अब बात करते हैं मेथड की। तो मेथड के जगह पे हम गेट दे सकते हैं या दे सकते हैं पोस्ट। पर इन दोनों का मतलब क्या होता है, गेट या पोस्ट? देखिए, जब भी आप मेथड में गेट देते हो तो जिस भी URL पे आप डेटा भेज रहे हो वो सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली उस URL पे चला जाता है और वहाँ से कोई भी उस डेटा को देख सकता है। लेकिन जब आप पोस्ट देते हो मेथड में तो वो डेटा सिक्योरली आपके डेटाबेस में जाता है और वहाँ से सिर्फ उस डेटाबेस का एडमिन ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। अभी ये बातें नहीं समझ में आ रही होगी, ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करनी, टेंशन भी नहीं लेनी है कि मुझे ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बैकएंड का पार्ट है। मैंने आपको क्लास 1 में बताया था फ्रंट एंड और बैकएंड क्या होता है, तो ये जो पार्ट है वो बैकएंड का है। तो इसे अगर आप नहीं समझ पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे मैं हटा देता हूँ। फ्रंट एंड में HTML में इसका कोई यूज भी नहीं है। तो चलिए, फॉर्म हमने बना लिया। अब अभी तक हमारी वेब पेज पे कुछ भी नहीं हुआ होगा, हमने बस फॉर्म के लिए एक जगह बनाई है। तो अब मान लो कि मैं कुछ डेटा अपने यूज़र से स्टोर कराना चाहता हूँ, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा और कुछ एक्स्ट्रा डेटा होंगे जैसे एड्रेस वगैरह, जेंडर, हॉबीज़। ठीक है, फिर कुछ फाइल अपलोड करने के लिए, सब कुछ के लिए मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो अब फॉर्म भी तो कुछ कैटेगरीज में, कुछ ग्रुप्स में बटे होते हैं। जैसे एक ग्रुप हो सकता है पर्सनल डिटेल का, एक ग्रुप हो सकता है फाइल अपलोड का। तो फॉर्म्स में ग्रुप बनाने के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फील्ड सेट। तो यहाँ मैं एक टैग बनाऊँगा, एक सेकंड, टैग बनाता हूँ फील्ड सेट। ठीक है, अब इस फील्ड सेट में क्योंकि मैंने कहा कि इसे ग्रुप में मैं बांटता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है ये बताने के लिए मैं इसे एक टैग के अंदर लिखूँगा लीजेंड, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। तो इससे हुआ क्या, एक मैंने ग्रुप बनाया फील्ड सेट नाम से और इस ग्रुप को एक नाम दे दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ग्रुप बनाने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए मैंने फॉर्म टैग यूज किया, ग्रुप बनाने के लिए मैंने फील्ड सेट टैग यूज किया और उस ग्रुप को नाम देने के लिए मैंने लीजेंड टैग यूज किया। आप समझ गए? ठीक है। अब चाहो तो आप एक और ग्रुप बना सकते हो, मैं बनाऊंगा भी अभी, पर अभी इसी ग्रुप पे रहते हैं। एक और बना दूंगा तो शायद कन्फ्यूजन हो जाए। अब अभी तक हमने जो कुछ भी किया है उसे देखते हैं कि हमारी वेब ब्राउज़र पे कुछ दिख भी रहा है या नहीं। तो मैं इस फोल्डर पे जाऊंगा, क्लास 10 वाले फोल्डर पे, और जो हमने index.html फाइल जो बनाई है उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करके उसे अपने ब्राउज़र पे ओपन करूंगा। आप इसे राइट क्लिक करके किसी और ब्राउज़र पे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसे मैं ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। तो क्लास 10 आप देख रहे हो, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम से एक ग्रुप बन गई है। अब इसमें आप डेटा स्टोर कर, सॉरी, इसमें आप फॉर्म के अलग अलग सेक्शंस बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं यूज करूँगा यहाँ लेवल का। लेवल, ये लेवल क्या करता है देखिए, इस एट्रीब्यूट को मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। वैसे रख भी सकते हो आप, मैं रहने ही देता हूँ। नेम यहाँ देता हूँ, फॉर नेम, और यहाँ मैं देता हूँ NAME नेम, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ये लेवल टैग क्या करता है। आप लेवल टैग बना करके जो भी आप इनपुट लेना चाहते हो यूजर से उसे एक नाम देते हो। जैसे आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ नेम लिखा आ गया, पर सिर्फ नेम लिखा काफ़ी नहीं है, यहाँ पे एक बॉक्स भी तो होना चाहिए जिसमें वो अपना नेम इंटर कर सके। तो इस लेवल से क्या होता है, बस एक हमारे इनपुट बॉक्स को एक लेवल, एक नाम मिल जाता है। तो अब यहाँ एक इनपुट टैग यूज करता हूँ मैं, इनपुट टैग, और इसमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर दूंगा। और अब यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी यूज करूँगा, प्लेस होल्डर, और यहाँ देता हूँ इंटर योर नेम। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स क्या है और ये टाइप इक्वल्स टेक्स्ट क्या है, प्लेस होल्डर, इंटर योर नेम क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो आप ये जो नेम है और ये जो लेवल का नेम है ये सेम रखना लेवल के लिए। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी बात कि इसे सेम क्यों रखना है, पर जैसे जैसे फॉर्म में मैं आगे बढ़ूंगा आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इन दोनों को सेम क्यों रखना होता है। अभी मैं इसके बारे में समझाता हूँ। ये टाइप इक्वल्स टेक्स्ट और प्लेस होल्डर क्या है। देखिए, जब आप टाइप इक्वल्स टेक्स्ट लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि जो आपने इनपुट बनाया उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, उसमें आप डेट नहीं दे सकते, उसमें आप टाइम नहीं दे सकते, उसमें आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा। और ये प्लेस होल्डर में इंटर योर नेम, इसका क्या मतलब है, जब भी आप लिखते हो इंटर योर नेम तो जो भी आपने इनपुट लिखा है उसके अंदर एक बिल्कुल टीम लाइट में कुछ ये इंटर योर नेम नज़र आते रहता है। जैसे मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र पे गया मैंने और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो, इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, नहीं तो दिखेगी नहीं आपको चीज़ें। देखिए नेम आया, ये लेवल है, और इंटर योर, ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं वो इनपुट टैग से बना है, और इंटर योर नेम जो लिखा है यहाँ वो प्लेस होल्डर की वजह से लिखा है। अब मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, बस इतना ही लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा और ये नाम आ भी गया। ये ऐसे, इसे कैसे पता चला कि यहाँ पे नाम ही लिखना है, मतलब यहाँ इसमें टेक्स्ट ही आएगा, ये इसे कैसे पता चला? इसे पता चला इस टाइप इक्वल्स टेक्स्ट एट्रीब्यूट की मदद से। ये टाइप एट्रीब्यूट में जब हमने टेक्स्ट दिया तो इसे पता चल गया कि यहाँ पे एक टेक्स्ट ही लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप इक्वल्स पासवर्ड लिख देता तो उसे अपने आप पता चल जाता कि ये पासवर्ड यहाँ पे आएगा। उसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। और ये आप याद रखना, इस फोर टैग के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, ये मैं अभी तुरंत कुछ देर में बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। अभी के लिए मैं इसे हटा ही देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। मैंने इसे हटा दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक नेम के लिए बना दिया। अब देखो एक और चीज़ मैं यहाँ सिखाता हूँ। आपने फॉर्म्स में, कई बार आप फॉर्म्स फिल कर रहे होगे तो आपने देखा होगा एक स्टार मार्क लगा होता है और उसमें आपको इनपुट देना, उसमें लिखना आपको ज़रूरी होता है, मतलब उसमें आपको लिखना ही लिखना है वरना फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो वो कैसे करते हैं, वो इसकी मदद से करते हैं, रिक्वायर्ड लिख करके। मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस रिक्वायर्ड लिखा है। मैं यहाँ गया और मैंने रिफ्रेश किया फाइल को। अब ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई है। अब अगर मैं इसे नहीं देता हूँ तो ये सबमिट ही नहीं होगी। देखिए, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, आप देख रहे हैं यहाँ जैसे ही आप कर्सर ले जा रहे हैं नीचे, इसे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, यहाँ एक नीचे लिखा आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसे तो आपको फिल करना ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की वजह से हुआ। मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस रिक्वायर्ड लिखा और ये फील्ड रिक्वायर्ड हो गई, ये मैंडेटरी फील्ड हो गई। अब इसे आपको फिल करना ही होगा। अब एक और लेवल बनाता हूँ, यहाँ पे एक BR टैग जरूर देना। देखो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में।
मैंने बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट पूरी की पूरी विड्थ लेती है और जब उसके बाद आप कुछ लिखते हो तो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होती है, जबकि इनलाइन एलिमेंट में उतना ही स्पेस लिया जाता है जितना वो कंटेंट होता है और उसी लाइन से नेक्स्ट जो भी आप कुछ लिखते हो वो शुरू हो जाती है। तो अगर आप यहाँ br टैग नहीं दोगे और यहाँ फिर से एक लेवल बनाओगे तो वो उसी लाइन से शुरू हो जाएगी। लेवल जैसे मैं यहाँ देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपने देखा पासवर्ड इसी लाइन में शुरू हो गई, क्योंकि जो इनपुट टैग्स होते हैं और जो लेवल टैग्स होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं, वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो वो उसी लाइन से शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ ब्रेक टैग देना ज़रूरी है। ब्रेक टैग से क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी, ये लाइन ब्रेक टैग है जिसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है। अब लेवल हमने दे दिया, अब इसे एक इनपुट देता हूँ, तो इनपुट टाइप इक्वल्स यहाँ पे दूंगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप चाहो तो दे भी सकते हो। उसके बाद मैं 2 br टैग यूज कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो ये पासवर्ड के लिए बना आ रहा है। अब आप एक बात नोटिस करना, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ तो बनाया नहीं, पर फिर भी ये अपने आप आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पासवर्ड शो होता है और यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड शो होना बंद हो जाता है, बस डॉट्स नज़र आते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ टाइप इक्वल टू पासवर्ड दिया है, तो ब्राउज़र को ये अपने आप पता चल जा रहा है कि ये एक पासवर्ड होगा, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए? चलो, तो अब मैं यहाँ एक और बनाता हूँ लेवल और उसमें देता हूँ ईमेल। और यहाँ एक इनपुट बनाता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइप इक्वल्स ईमेल लिखा तो अब ब्राउज़र को समझ में आ जाएगा। मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ब्राउज़र को समझ में आया कि यहाँ जब भी आएगा तो कोई ईमेल ही आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, ओ सॉरी, यहाँ पे .com होगा। आपने एक बात नोटिस किया, जब मैंने @gmail.com लिखा तो इसने एरर नहीं दिया, पर मैं जब सिर्फ टेक्स्ट लिख रहा था, या मैं लिख देता हूँ हेलो, अब ये एरर देगा। हेलो शायद ईमेल का नाम हो सकता है, इसलिए मैं कोई टेक्स्ट ही लिख देता हूँ यूँ ही। तो आप देख रहे हो ये एक एरर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने टाइप इक्वल्स ईमेल लिखा था, तो ये कह रहा है कि मुझे तो बस ईमेल चाहिए, मुझे कोई टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ईमेल दे सकता हूँ। चलो, तो अब एक और बनाता हूँ। आप इन सारे एट्रीब्यूट्स और लेवल और इनपुट टैग के बारे में समझते चलना। इनपुट टैग में हम बहुत सारे टाइप्स को यूज़ करते हैं, जिनमें से मैं लगभग सबको इस क्लास में बता दूंगा। जैसे टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स पासवर्ड, टाइप इक्वल्स ईमेल। इसके बाद यूज करता हूँ टाइप इक्वल्स टेल। तो मैं एक लेवल देता हूँ, लेवल, और यहाँ मैं लिखता हूँ फ़ोन नंबर, और अब एक इनपुट बनाऊँगा। आपने एक बात नोटिस किया होगा, मैंने br टैग नहीं लगाया यहाँ, तो br टैग लगा देता हूँ। यहाँ टाइप इक्वल से दूंगा टेक्स्ट नहीं, इस बार टाइप इक्वल से दूंगा टेल। इसका क्या मतलब है? टेल का मतलब टेलीफोन नंबर। अब टाइप इक्वल्स टेल देने से ये समझ जाएगा कि इसमें जो कुछ भी आएगा वो एक टेलीफोन नंबर ही होगा, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं आ सकता। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर दूंगा, ठीक है, मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। कुछ भी अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये एरर देगा। आप देख रहे हो ये एरर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने टाइप इक्वल्स टेल दिया है। टेल का मतलब ये कह रहा है कि यार मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, तुम ये क्या दे रहे हो? ये टेक्स्ट मुझे चाहिए ही नहीं, टेक्स्ट देना है तो यहाँ दो, क्योंकि यहाँ हमने टाइप इक्वल्स टेक्स्ट दिया था। चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक br टैग पहले लगा देता हूँ, 2 br टैग्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब टेल हो गया। अब एक देता हूँ एक और लेवल, वेबसाइट। वैसे ये आप यूज शायद ही कभी करो इस वाले को, एक सेकंड, वेबसाइट बी छोड़ दिया मैंने, वेबसाइट। यहाँ मैं दूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स URL। इससे क्या होता है? इससे ब्राउज़र को पता चलेगा कि यहाँ बस एक URL ही आएगी, एक वेबसाइट का नाम ही आएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। तो यहाँ मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ, पहले
तो ये एरर देगा। और जब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ google.com, वैसे ये इनकम्प्लीट नाम है पर फिर भी इसने एरर नहीं दिया, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे वेबसाइट को इंटर कराने के लिए, वेबसाइट का इनपुट लेने के लिए हम इस टैग को यूज करते हैं। इनपुट टैग में टाइप इक्वल्स URL यूज करते हैं। इसके अलावा एक और मैं बताता हूँ, टाइप इक्वल्स एज। जैसे मैं यहाँ लेवल टैग यूज करता हूँ और इसमें देता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स एज, या एज नहीं होगा यहाँ पे, एज कैसे होगा, नंबर होगा। टाइप इक्वल टू, सॉरी एज नहीं होगा, एज तो वेरिएबल में होना चाहिए ना। टाइप इक्वल्स नंबर, मैंने इसे सेव किया, मैंने BR टैग नहीं लगाया था, तो यहाँ मैं एक BR टैग लगा देता हूँ। अब देख लो, जब भी मैं BR टैग छोड़ देता हूँ तो वो उसी लाइन से शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक इनलाइन एलिमेंट है। तो अब आप देखो, यहाँ मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो यहाँ एक ड्रॉप डाउन का खुद ही आ गया। जैसे मैं यहाँ एज देता हूँ 5, तो यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन अपने आप ही आ गया। इन सब में नहीं आया, आप देख रहे हो, नेम में नहीं आया, पासवर्ड में, ईमेल में, इन सब में ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें जहाँ मैंने एज लिखा उसमें ये अपने आप आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ इनपुट में टाइप इक्वल्स नंबर दिया है। तो नंबर जब भी हम टाइप इक्वल्स देते हैं तो ब्राउज़र अपने आप समझ जाता है कि यहाँ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन देना है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरी इस टैग को याद रखना नहीं है, क्योंकि इनपुट टैग तो आपने शुरू में ही देख लिया था, यही इनपुट टैग आपने देख लिया था। इसे याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है इस टाइप के एट्रीब्यूट के वैल्यू को याद रखना। जैसे ही आप टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू बदल देते हो, ये इनपुट टैग का सारा यूज ही बदल जाता है। तो इस टाइप की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ मैं 2 ब्रैकेट टैग्स दूंगा। अब टाइप इक्वल्स नंबर मैंने कर लिया। अब यहाँ देता हूँ टाइप इक्वल्स सर्च, एक लेवल देता हूँ और इसमें बनाता हूँ सर्च, सॉरी ये सर्च टैग इसने ले लिया, सर्च। और अब यहाँ इनपुट टाइप इक्वल्स सर्च, मैं इंटर करता हूँ, इस पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख रहे हो, जैसे ही, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ कुछ और लिखा तो इसने खुद ही कुछ ऑप्शंस देने शुरू कर दिए। आप देख रहे हो, ये इसने कट करने का ऑप्शन दे दिया, उसके अलावा ये कुछ हिंट्स भी दे रहा है हमें, आप देख रहे हो। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये टाइप इक्वल सर्च की वजह से हो रहा है। अगर टाइप इक्वल सर्च ना होता तो ये इसे पता कैसे चलता कि मुझे कुछ हिंट्स भी देने हैं। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ GLE गूगल, तो अब ये खुद ब खुद समझ जा रहा है, इसने इस बार एरर नहीं दिया। आप देख रहे हो, इसे खुद ब खुद समझ में आ गया कि ये कोई सर्च आइटम है, और यहाँ पे ये कट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप इक्वल सर्च दिया था। तो आप देख सकते हो, हर एक टाइप का अपना यूज है और उस टाइप के वैल्यू की वजह से इनपुट टैग का पूरा यूज ही बदल जाता है। तो आपको इस हर एक टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू को याद रखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद होती जाएगी चीज़ें। वैसे आप इसे ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो। अब मैं एक और बनाता हूँ, या अब इसे दूसरी फील्ड में बनाता हूँ। आपने देखा, इसे मैंने एक फील्ड सेट में बनाया था, इतने टैग्स को मैंने एक फील्ड सेट में बनाया था। अब एक और फील्ड सेट बनाता हूँ। मैंने फील्ड सेट का यूज अभी आपको क्या बताया, फील्ड सेट को हम फॉर्म्स में ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अब एक और फील्ड सेट बनाता हूँ, फील्ड सेट, और इसमें मैं एक लीजेंड बनाता हूँ और इसमें इस बार लिखता हूँ अदर डिटेल्स, ठीक है। अब आप देखना क्या होता है। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब आप देखो यहाँ से दूसरा ग्रुप बन गया, और ये कितनी, मतलब ये बिल्कुल अच्छी लग रही है। अगर मैं ऐसे ही लिखता इन चीज़ों को तो ये उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में लिखा रहना, यहाँ अदर डिटेल्स यहाँ पे लिखा रहना, इसके लिए हम फील्ड सेट को यूज करते हैं। और लीजेंड को याद रखना। चलो, तो अब हमने फील्ड सेट की मदद से एक नया ग्रुप बना लिया, लीजेंड की मदद से उस ग्रुप को नाम दे दिया। अब यहाँ कुछ और भी बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक लेवल बनाता हूँ, जेंडर, और इसमें इनपुट दूंगा। इसमें इनपुट में मैं दूंगा टाइप इक्वल्स रेडियो, और
यहाँ एक और चीज़ देता हूँ, नेम, नेम इक्वल्स जेंडर, और एक और एट्रीब्यूट देता हूँ वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स मेल। इन सब का यूज मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, एक सेकंड। और यहाँ मैं लिखूँगा MEALE, मेल। अब देखो होगा क्या, जब भी हम टाइप इक्वल्स रेडियो देते हैं तो ये एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करता है, और नेम इक्वल्स जेंडर और वैल्यू में मेल देने का क्या मतलब है, इस ये समझो। देखो, जब भी मैं एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने मेल के लिए क्रिएट किया है, एक फीमेल के लिए भी क्रिएट करता हूँ। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ एक BR टैग लगाना जरूरी होगा, नहीं BR टैग लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ मेल है और यहाँ भी मेल है, तो इसे मैं फीमेल करता हूँ। आपने देखा मैंने एक ही साथ 2 बार कर्सर जनरेट कर दिया। ऐसा ऑल्ट प्लस क्लिक से होता है, ऑल्ट प्लस क्लिक प्रेस करोगे तो कर्सर आप मल्टीपल प्लेसेस पर क्रिएट कर सकते हो और एक साथ उन सभी जगहों पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ अब ये एक इनपुट टैग एक ड्रॉप डाउन बन गया। तो अब इसे समझो, टाइप इक्वल्स रेडियो का मतलब है कि एक ड्रॉप डाउन बनेगा और मेल और फीमेल ड्रॉप डाउन में 2 वैल्यूज़ होंगे जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, और इस वैल्यू में मेल और इस नेम में जेंडर, इन दोनों का मतलब क्या है। हम यहाँ नेम तो बस उस इनपुट को बस हम एक नाम दे रहे हैं, लेकिन इस वैल्यू और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब आप यहाँ मेल लिखते हो तो यूज़र को मेल दिखता है, लेकिन यहाँ अगर आपने मेल नहीं लिखा तो यूज़र को तो मेल यहाँ दिखेगा, लेकिन बैकएंड को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है। मतलब यूज़र को ये दिखता है और बैकएंड को ये दिखता है। आप समझ रहे हो? जब भी आप, एक सेकंड में इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो यहाँ 4, यहाँ जेंडर में मेल और फीमेल है। तो मान लो किसी यूज़र ने मेल पे क्लिक किया, ठीक है, और उस फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब यूज़र ने तो मेल पर सब क्लिक करके सबमिट किया है, लेकिन ब्राउज़र जो डेटा अंदर डेटाबेस में गई है, उस बैकएंड को भी तो समझ में आना चाहिए कि यूज़र ने मेल पे क्लिक किया है। तो उसके लिए क्या सिस्टम है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। यहाँ जो आप नाम देते हो वो सेम नाम यहाँ होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूज़र को ये दिखेगा और डेटाबेस को, बैकएंड को ये दिखेगा। उसी तरह से फीमेल अगर किसी ने सिलेक्ट किया तो यूज़र ने तो फीमेल सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने फीमेल सिलेक्ट किया है, उसे इसकी मदद से पता चलेगा। तो ये नाम और ये नाम सेम होना ज़रूरी है, ताकि जो यूज़र सिलेक्ट करे वही बैकएंड को भी पता चले। चलो, तो अब तक आप समझ गए होंगे। हाँ ठीक है, फील्ड सेट में मैंने दे दिया था। अब आगे बढ़ता हूँ और एक और लेवल क्रिएट करता हूँ। इसमें मैं दूंगा हॉबीज़, हॉबीज़। और अब यहाँ मैंने BR टैग नहीं लगाया, BR टैग, ठीक है। अब यहाँ हॉबीज़ के लिए भी हम चेकबॉक्स बनाते हैं हॉबीज़ के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स, ठीक है। और यहाँ मैं नेम दूंगा, नेम इक्वल्स हॉबीज़, और इसके लिए मैं वैल्यू भी दूंगा। अब यहाँ भी आप ध्यान से देखना, वैल्यू देता हूँ कोडिंग, और इसे कॉपी करता हूँ उससे, एक सेकंड, वैल्यूज़ देता हूँ, इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। यहाँ वैल्यू में मैं दूंगा फोटोग्राफी, और इसमें मैंने नाम नहीं दिया, तो यहाँ मैं नाम देता हूँ कोडिंग, और यहाँ फोटोग्राफी। और एक और बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं चेकबॉक्स ही दूंगा और वैल्यू दूंगा, या नेम पहले देता हूँ, नेम हॉबीज़, और वैल्यू दूंगा, इसमें मैं वैल्यू देता हूँ म्यूज़िक, और इसमें नाम भी दूंगा म्यूज़िक। अब मैं इसे सेव करता हूँ। इसे मैं अभी डिटेल में समझा रहा हूँ, एक सेकंड, ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ आप देख सकते हो हॉबीज़ आ रही हैं, आप देख रहे हो।
अब एक बात नोटिस करना है, यहाँ इन दोनों में से मैं केवल एक ही क्लिक कर पा रहा हूँ, जबकि यहाँ मैं तीनों ही क्लिक कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा टाइप्स की वजह से हो रहा है। ड्रॉप डाउन में आप इनमें आप रेडियो बटन्स में सिर्फ एक ही क्लिक कर सकते हो। जैसे कोई इंसान मेल और फीमेल दोनों तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ रेडियो बटन्स को यूज किया था। लेकिन हॉबीज़ में एक इंसान की तीनों हॉबीज़ हो सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ चेकबॉक्स यूज किया। तो इस तरह से लॉजिकली हम फॉर्म्स को बनाते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स का मतलब समझा देता हूँ। टाइप एट्रीब्यूट का मतलब तो आप अब तक आप समझ ही गए होंगे। इसमें टाइप मैंने चेकबॉक्स दिया तो उससे क्या हुआ, इसमें टाइप मैंने रेडियो दिया था तो उससे क्या हुआ था। नेम हम देते हैं अपने इनपुट टैग्स को, और वैल्यू मैंने क्या बताया था कि वैल्यू जो दोगे आप, वो जो नाम दोगे और वैल्यू दोगे वो सेम ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूज़र को ये नाम दिखता है और बैकएंड को ये वैल्यू दिखती है। तो यूज़र फोटोग्राफी अगर सिलेक्ट कर रहा है तो बैकएंड को पता चलना चाहिए कि उसने फोटोग्राफी ही सिलेक्ट किया है, और इस वजह से हम वैल्यू में भी फोटोग्राफी ही देते हैं। टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स देने से क्या होता है, ये ब्राउज़र पर आप देख चुके हो। इस तरह का चेकबॉक्स क्रिएट होता है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे। इस तरह का चेकबॉक्स क्रिएट होता है टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स से। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिर से हमने टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स कर लिया। अब एक और टाइप मैं यूज करता हूँ, एक और लेवल यूज करता हूँ। यहाँ मैं पहले BR टैग दे देता हूँ, लाइन ब्रेक टैग। और अब मैं यूज करता हूँ लेबल अपलोड फाइल्स, ठीक है। और यहाँ मैं इनपुट यूज करूँगा टाइप इक्वल्स फाइल। आप देख रहे हो, बस और कुछ नहीं करना इसमें कोई नाम नहीं देना, बस BR टैग लगा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जाऊँगा, मैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा। अब आप देखो यहाँ क्या हुआ। अपलोड फाइल जो हमने नाम दिया था वो है, और यहाँ चूज फाइल्स। इससे हुआ क्या, अब यहाँ से जो यूज़र है वो कोई फाइल चूज करके अपलोड कर सकता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन अपलोड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने बैकएंड नहीं सीखा है। कैसे किसी फाइल को यहाँ से लेने के बाद डेटा को अपलोड करना है डेटाबेस में, वो बैकएंड में सीखा जाता है। बस अभी आप एक लेआउट तैयार करने के लिए सीखो फ्रंट एंड में। फिर जब आप बैकएंड पढ़ोगे, पाइथन और जेंगो या फिर PHP और लारावेल, इन दोनों की कोर्सेज मैं चारों की मैं फ्यूचर में लाऊंगा। पहले पाइथन जेंगो की और फिर PHP और लारावेल की। तो तब आप सीखोगे कि बैकएंड में हम कैसे किसी फाइल को यूजर से अपलोड करा के उसे अपनी डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लाइन ब्रेक टैग दे दिया। अब कुछ और टाइप्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे एक मैं डेट बनाता हूँ। यहाँ BR टैग मैंने दे दिया था लेवल, और यहाँ मैं दूंगा डेट। मैंने एक लेवल बनाया डेट, और यहाँ इनपुट दूंगा, इनपुट में टाइप इक्वल्स डेट। ठीक है, और बस इतना ही चाहिए था। इसके बाद मैं BR टैग लगा दूंगा, सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर डेट खुद ब खुद इसने पता कर लिया कि हमें डेट के लिए कौन सा सिस्टम देना है। यहाँ जैसे अगर यहाँ टाइप इक्वल्स टेक्स्ट दिया था मैंने ऊपर में नेम की जगह पर, तो आपने देखा था कि कुछ भी इस तरह से सिलेक्ट करने को नहीं आया था। पर जैसे ही मैंने टाइप इक्वल्स डेट दिया, इसने सिलेक्ट करने का ऑप्शन खुद ब खुद दे दिया। हमें खुद से बनाना नहीं पड़ा, ब्राउज़र को समझ में आ गया। तो ये ताकत है कोड्स की। यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ 19 मार्च 2026, तो 19 ऑफ मार्च 2026, या कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ जनवरी, और ईयर में मैं सिलेक्ट करता हूँ 2030, ये ठीक है, जनवरी और 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप डेट बना सकते हो। डेट के लिए इनपुट टैग्स को यूज कर सकते हो। टाइप क्या रहेगा, यहाँ डेट रहेगा। टाइप्स को याद रखना, मैं इस बात को बार बार इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब लेवल में मैं एक और यूज करता हूँ टाइम, और यहाँ इनपुट में मैं यूज करूँगा टाइप इक्वल्स टाइम। सेव करूँगा, ब्रेक टैग पहले लगा लेता हूँ। ब्रेक टैग क्या है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बताया आपको, तो उम्मीद है आपने वो क्लासेस देखी होगी। अब यहाँ पे टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो सिर्फ टाइप की वैल्यू, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करने से यहाँ कितना कुछ बदल जा रहा है, आप देख रहे हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि ये टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू कितनी ज़्यादा मायने रखती है। आपको हर एक वैल्यू को याद रखना है, ताकि जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको पता हो कि कब कौन सी टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज करनी है। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, इस फील्ड सेट को मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। इस फील्ड सेट को यहीं तक रखता हूँ।
तो अब मैंने दो फील्ड सेट्स बना दिए हैं, यानी दो ग्रुप्स बना दिए अपने फॉर्म में। अब एक और फील्ड सेट बनाता हूँ। फील्ड सेट क्या है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया, ये ग्रुप्स बनाने में, ये फॉर्म को एक ग्रुप में रखने के लिए यूज होता है। यहाँ फील्ड सेट के अंदर मैं लीजेंड टैग को यूज करके और इस ग्रुप को नाम दूंगा एक्स्ट्रा डिटेल्स। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ब्राउज़र पे क्या असर पड़ा है। रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो एक्स्ट्रा डिटेल्स नाम से एक ग्रुप बन गए। अब यहाँ मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में मैं सबसे पहले देता हूँ एड्रेस। तो एक लेवल बनाता हूँ, लेवल, और इसमें मैं एड्रेस, यहाँ मैं एड्रेस पर क्लिक करता हूँ तो ये एड्रेस टैग आ जाएगा, इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, एड्रेस। और यहाँ पे एक ब्रेक टैग यूज़ कर लेता हूँ मैं, ताकि एड्रेस का जो बॉक्स है वो नीचे से आए। और यहाँ मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया। ये अब एक नया टैग है जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये क्या है। टेक्स्ट एरिया में हम टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, यूजर से किसी बड़े टेक्स्ट को लेने के लिए यूज करते हैं इसे। जैसे टेक्स्ट तो हम नेम में भी ले रहे थे, आपने देखा था, यहाँ टेक्स्ट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, ये नेम में भी हम टेक्स्ट ही ले रहे थे, पर वो ऐसा टेक्स्ट था जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते। लेकिन अगर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स यूजर से लेने हैं तो हम टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। इसमें दो एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, जिनमें से पहला है रोज़, और इसमें मैं रोज़ दे देता हूँ 5, यानी 5 रो की जगह लेगा ये जो टेक्स्ट एरिया है। और कॉल्स, इसमें मैं दे देता हूँ 25। ठीक है, और कुछ देने की ज़रूरत तो फ़िलहाल नहीं है। मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ, इसमें ब्रेक टैग लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एड्रेस लिखने के लिए हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स आ गया है। हमने यहाँ रोज़ दिए थे 5 और कॉलम्स दिया था 25, तो यहाँ इसने 5 रो की जगह ली है। 1 रो, यहाँ से 2 रो, यहाँ से 3 रो, यहाँ से 4 रो और यहाँ से 5 रो, और कॉलम्स 25 कॉलम्स की इसने जगह ली है। तो आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो, कुछ भी एड्रेस जो भी आप लिखना चाहो। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट स्टोर हो सकते हैं, आप देख सकते हो, जो कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ इनपुट टैग लिखते तो इतने सारे टेक्स्ट आप स्टोर नहीं कर पाते। तो ये एड्रेस के लिए था टेक्स्ट एरिया टैग का यूज। इसमें रोज़ और कॉल्स का यूज आप समझ गए होंगे। रोज़ से हम रो वाइज इस बॉक्स को बड़ा बनाते हैं और कॉल से कॉलम वाइज इसे बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब एक ड्रॉप डाउन का मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको नहीं बताया, तो ड्रॉप डाउन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मैंने एड्रेस तो ये स्टोर कर लिया यूजर से, अब मैं यहाँ एक लेवल बनाता हूँ और इसमें मैं लिखूँगा कंट्री। ठीक है, और यहाँ अब एक ड्रॉप डाउन बनाता हूँ। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं यूज करूँगा सिलेक्ट टैग को। सिलेक्ट टैग यूज करता हूँ। यहाँ सिलेक्ट टैग में कोई एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है अभी। सिलेक्ट टैग में मैं ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शन टैग को यूज करूँगा, ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में मैं देता हूँ इंडिया और वैल्यू में भी देता हूँ इंडिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको पता है, क्योंकि अगर यहाँ मैं इंडिया देता हूँ और यहाँ यूएसए दे देता हूँ, यूएसए, तो यूज़र तो इंडिया क्लिक करेगा, लेकिन बैकएंड को पता चलेगा कि इसने यूएसए क्लिक किया है। इसलिए जो आप नाम यहाँ दोगे वही वैल्यू में भी नाम देनी है। अब एक और ऑप्शन बनाता हूँ, इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पे देता हूँ यूएसए, यहाँ भी यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन टैग बनाया और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्या पेस्ट करूँ, नेपाल पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकंड, नेपाल। इसके बाद पेस्ट करता हूँ ऑप्शन वैल्यू में इंग्लैंड, यहाँ भी इंग्लैंड। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन अपने आप आ गया है। अब इसे आप क्लिक करोगे तो आप किसी भी जो भी आपने वहाँ पे कंट्री दी थी उसी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो कंट्रीज़ यूज़र से सिलेक्ट करवानी है उसे आप वहाँ ऑप्शन टैग में दोगे। तो सिलेक्ट से हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं और उसमें ऑप्शन टैग्स की मदद से ऑप्शन को क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आपको अब तक की बातें समझ में आ रही होगी। वैसे ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है।
अब कुछ और चीज़ें जो बची हुई है, हाँ सबमिट का ऑप्शन। तो मैं यहाँ एक इनपुट टैग लिखता हूँ। यहाँ मैंने ब्रेक टैग नहीं दिया, वैसे ब्रेक टैग की इसमें ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं दे देता हूँ। अब यहाँ इनपुट टाइप इक्वल्स सबमिट। सबमिट मैंने सेव किया, इसे ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, सबमिट बटन बना हुआ आ गया। इसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगी। पर सबमिट बटन को बनाने का एक और तरीका भी है, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। यहाँ आप बटन बना सकते हो, बटन टैग को यूज कर सकते हो, बटन, और उसमें एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, टाइप इक्वल्स सबमिट। सबमिट, इससे भी सबमिट बटन ही बना आएगा। यहाँ आप लिख सकते हो, एक सेकंड, यहाँ सबमिट सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो दोनों ही केसेस में सबमिट बटन बनी हुई आ रही है, और दोनों ही केसेस में आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगी। तो सबमिट बटन को बनाने का दो तरीका है, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट यूज कर सकते हो, या फिर बटन टैग में टाइप इक्वल सबमिट करके आप एक सबमिट बटन बना सकते हो। तो इतनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट फॉर्म में। अब कुछ और बातें हम समझते हैं। उम्मीद है ये जो इन एट्रीब्यूट्स को जो मैंने बताया वो आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जो आप जैसे जैसे आगे के कोर्सेज करोगे आपको समझ में आएगी बातें। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो आप जब बैकइंड करोगे तब ही समझ में आएगी, अभी मैं बता भी दूँ तो समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म के लिए दो एट्रीब्यूट्स यूज किए थे, एक मेथड और एक एक्शन, एक एक्शन और एक मेथड। तो इन दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अभी मैं कुछ भी दे दूं, ये तब तक आपको नहीं समझ में आएगी जब तक आप बैकइंड नहीं पढ़ लेते हो। तो फॉर्म में तो इतना ही था कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, इन सारे टाइप्स को, इनपुट के टाइप्स को आपको प्रैक्टिस करना है, इन सभी को। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये टाइप्स आपको याद होने लगी। और आप चाहोगे कि इन सारे टाइप्स को आप खुद एक साथ रट लो तो शायद वो ना याद हो पाए, या याद हो भी तो शायद आप भूल जाओ। तो इसे आपको कोर्स में प्रैक्टिस करनी होगी और प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। कुछ और बातें अगर जो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगर कुछ और टैग्स और कुछ और बातें अगर छूट गई होगी तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इनकी आप बस प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्लास को करना मत भूलना, भले ही आपको HTML आती हो पहले से, नेक्स्ट क्लास को ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं मेटा टैग्स के बारे में बताऊंगा, यानी इन टैग्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ एक सेकंड, यहाँ जो लिखा है, यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही मेटा टैग्स लिखे हैं, पर मैं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में करीबन 10 से 15 मेटा टैग्स बताऊँगा। और ये मेटा टैग्स कितने इंपॉर्टेंट है वो क्लास करने पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप मेटा टैग्स सही नहीं लिखते हो अपनी कोडिंग में, अपनी HTML के फाइल में, तो भले ही आप कितनी ही अच्छी कोडिंग कर लो, कितने ही अच्छे कोड्स लिख लो, कितनी ही अच्छी वेबसाइट बना लो, वो वेबसाइट हो सकता है रिस्पॉन्सिव ना हो, वो वेबसाइट हो सकती है कि आप अच्छी बनाओ फिर भी यूज़र को दिखे ही ना, ब्राउज़र उसे यूज़र को दिखाए ही ना, बहुत सी बातें हैं। तो वो ये चीज़ें कैसे डिसाइड होती है, एक वेबसाइट कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये तभी डिसाइड हो जाती है जब आप मेटा टैग्स लिखते हो। एक बुरी से बुरी वेबसाइट भी यूज़र को शो हो सकती है अगर उसमें अच्छे मेटा टैग्स लिखे हों, और एक अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी यूज़र को शो नहीं होगी, ब्राउज़र उसे शो नहीं करेगा, सर्च इंजन उसे शो नहीं करेगा अगर उसमें सही मेटा टैग्स ना लिखे हों। मेटा टैग्स का मतलब होता है टैग्स के बारे में डेटा। आपने ये पूरे टैग्स जो लिखे हैं इसमें, इस पूरी की पूरी HTML के कोडिंग में जितने भी टैग्स लिखे हैं, उन टैग्स के बारे में भी तो कोई डेटा देना होगा आपको, तो उसे हम कहते हैं मेटा टैग्स। तो उस क्लास को करना मत भूलना, नेक्स्ट क्लास को, क्लास 11 को, जिसमें मैं मेटा टैग्स के बारे में बताऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इन सारे टैग्स को और इन पिछली क्लासेस के सारे कोड्स को रिवाइज करते रहो ताकि आप भूल ना जाओ। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।